बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर हमने सब ख़त्म कर दिया। अब लास्ट में इस पूरी चैप्टर का रिव्यू मैं बता रही हूँ आपको। इससे पहले मैंने लेक्चर 9 में ऑब्जेक्टिव्स दे दिए थे कि आपने ख़ुद करनी है। इस रिव्यू के बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इसके आंसर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है। आपको नज़र आ रहा है द डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम, ठीक है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का है कि ऑल द फूड वी ईट फॉल्स इनटू 5 बेसिक कैटेगरीज। जो खाना हम खा रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं, इन सब में 5 कैटेगरीज, बेसिक 5 है। वो बेसिक 5 क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ये जो है बेसिक है। इसके अलावा दो और भी है जो हमें चाहिए रोज़ाना के बेस पे, बुनियाद पे। वो है फाइबर और वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट कहते हैं नशस्तदार ग़िज़ा को। ये हमें मिलते हैं किस चीज़ से? जो खुराक हम ले रहे हो जिसमें मीठा जायका आ रहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। जिस तरह शुगर्स और स्टार्च। शुगर जो चीनी हम खा ले, डायरेक्ट टॉफ़ी खाए, केक खा ले, ठीक है ना। स्टार्च हम चावल खा ले, गंदम की रोटी खा ली, तो इनमें मौजूद है कार्बोहाइड्रेट। और इसका अहम काम क्या है? ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस में है? ज़्यादातर जो मीठा खुराक है उसमें शुगर और स्टार्च आ रहे हैं, ठीक है ना। पोटैटो में भी मौजूद है, केक में, टॉफ़ीज़ में, समोसा जो हम खा रहे हैं वो भी व्हीट से बना हुआ है। स्पगेटीज़ जो खाते हैं वो उसमें मौजूद है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। ये अंडरलाइन करें, प्रोटीन जो है आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ये लाइन अंडरलाइन करें कि प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारे बॉडी को बिल्ड करने वाला जो खुराक है वो क्या है? प्रोटीन। और ये जो है हर एक सेल को चाहिए। दे आर आल्सो नीडेड टू रिपेयर। बिल्ड भी कर रहा है और दूसरी ज़रूरत इसकी क्या है कि टू रिपेयर मीन मुरम्मत करना। मीनिंग उसके ऊपर लिख ले, मुरम्मत करना। डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। डैमेज मीन जो ख़राब हो जाए। वैसे आपका स्किन कट जाए वो दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। कौन उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है? प्रोटीन। नेल्स कट जाए, हेयर कट जाए, ये सारे की सारी इनमें हेल्प कौन सा न्यूट्रन कर है? प्रोटीन। थर्ड वन है फैट्स। फैट्स क्या है? आर स्टोर। ये अंडरलाइन करें, आर स्टोर्ड एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन अंडर द स्किन। ये सारा का सारा बुक के पेज नंबर 2 पे है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये मस्ट अपने साथ अंडरलाइन करें। पेंसिल से हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये अंडरलाइन करें, फैट्स आर स्टोर एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है मुहाफ़िज़ करना, महफूज बनाना, ठीक है ना। तो ये स्टोर होता है जब ज़रूरत होती है, फैट्स एक्टिव हो जाते हैं। ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट आ जाता है मिनरल्स, मादनियात। अब मादनियात जो है ये अंडरलाइन करें, अ होल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन है, जिनमें से आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। 4 मिनरल्स है, वो है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। आप देख ले, कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों हमें चाहिए किसके लिए? बोन के लिए और टीथ के लिए, कि उसको मजबूत बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर रखता है। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, जो एक कंप्लीट डाइट है मिल्क, ये उसमें मौजूद है। हमें मॉर्निंग टाइम या रात को सोते वक्त दूध मस्ट पीना चाहिए, ताकि हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, अगर कमी आ गई, हमने ऐसा खुराक लिया कि उसमें से ये पूरी नहीं हो, तो मिल्क हम ले ले तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अब अक्सर टूथपेस्ट पे देख लो, उस पर लिखा होता है फास्फोरस या पोटेशियम, ये सारा का सारा, तो वो भी टीथ के लिए मजबूत है। नेक्स्ट है वाइटामिन। वाइटामिन जो है ये हमारे बॉडी को थोड़ा सी कम मकदार में चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है। जैसे विटामिन ए मैं लेक्चर में बता चुकी हूँ, विटामिन सी, डिफरेंट वाइटामिन है, ठीक है ना। विटामिन ए जो है वो आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें कैरेट वगैरह खाते हैं। विटामिन सी जो चिली हम लेते हैं उसमें से मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट वन जो है फाइबर। फाइबर जो है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम खाना ले रहे हैं, खुराक ले रहे हैं, वो उसमें वो मदद करता है कि वो आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होकर रेक्टम में चला जाए और आसानी से बॉडी से रिमूव हो जाए। और वाटर तो आपको पता है कि 70% हमारा बॉडी वेट जो है वो वाटर है। वाटर का अहम काम क्या है? कि खुराक जो हमने ले लिया उसको डिज़ोल्व कर देता है। और वाटर हमारे बॉडी से कैसे निकलता है? जब हम सांस लेते हैं।
आप सांस निकाल दें तो आगे हाथ रखें या शीशे पे सांस निकालें, उसमें आपको पानी नज़र आएगा। इट्स मीन कि जो हम सांस ले रहे हैं या निकाल रहे इसमें वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, वाटर निकल रहे। स्वेटिंग जो पसीना है, एक्सक्रीशन जो हम पेशाब करते हैं, इसके ज़रिए से बॉडी से वाटर निकलता है। अब ये सारे के सारे जो पेज 2 में पढ़ ली, ये हमारे पास क्या है, लार्ज मालिक्यूल, बड़े ज़रात है, ठीक है ना। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें वो बना है किस चीज़ से, लार्ज मालिक्यूल। वो लार्ज मालिक्यूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। इसको अंडरलाइन करें, ये लार्ज मालिक्यूल है। ये हमारे बॉडी को चाहिए, ये हमारे बॉडी में ब्लड सिस्टम की मदद से सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, लेकिन ये लार्ज मालिक्यूल नहीं, ये स्मॉल मालिक्यूल में होगा, तब कन्वर्ट होगा, डाइजेशन होगा, तब हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी। अब ये जो एनर्जी हमें दे रहा है, बॉडी को बिल्ड कर रहा है, ये सारे के सारे लार्ज मॉलिक्यूल है। ये हमारे सेल तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा सेल बहुत छोटा होता है और इसकी साइज़ बड़ी है। अब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल किस सिस्टम से हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होगी, किससे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लाइन अंडरलाइन कर देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ बेसिकली अ ट्यूब 10 मीटर लॉन्ग विच बीन इन द माउथ एंड एंड ऑफ द एनस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से। उसकी ख़त्म कौन सा एंड पॉइंट क्या है, एनस है। अब ये सारे के सारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से इसकी डाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी और फिर ब्लड में शामिल होगी स्मॉल मॉलिक्यूल में। अब जो प्रोसेस है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डाइजेशन, हज़म करना। ये अंडरलाइन कर दे, पहले मैं बता चुकी हूँ, अभी दोबारा बता रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल इज़ नोन एज डाइजेशन। कि वो अमल जिसमें खुराक की हम तोड़ फोड़ कर देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे ज़रात में, तो उसको कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है, 4 तरीके। फर्स्ट है, अंडरलाइन करें, अ मैकेनिकल ब्रेक डाउन। सेकेंड जो है केमिकल ब्रेक डाउन। थर्ड वन जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। और लास्ट में रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल वेस्ट जो फीसिस के फॉर्म में निकल जाता है। मैकेनिकल मीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से, जहाँ पे सिंपली हम अपना खुराक चीव कर लेते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं, टीथ की मदद से चीव करते हैं। सेकंड में है केमिकल। केमिकल में 2 चीज़ें आ रही है, एक है एसिड, जैसे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं बता चुकी हूँ, और माउथ में एंजाइम्स आ जाता है, एमाइलेज का मैंने बताया, प्रोटेज का, ये सारा कुछ हम बता चुके, दोबारा बता रहे कि हमारे पास एंजाइम जैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटेज है, एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपेज है, ठीक है ना। अब एंजाइम क्या है, ये अंडरलाइन कर दे, एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन ऑफ द डाइजेशन, इसको स्पीड अप कर देता है, लेकिन एक एंजाइम एक ही काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को करेगा, प्रोटीज जो है सिर्फ प्रोटीज की ब्रेक डाउन करेगा, और लिपिड जो है सिर्फ लिपिड की। नहीं, एक एंजाइम दूसरे का काम नहीं करेगा। एब्जॉर्प्शन, ये सारा का सारा कंप्लीट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। डायग्राम की तरफ देख ले, दोबारा मैं बता देती हूँ। ये माउथ है, ये टीथ है, ये इसोफेगस है, इससे खुराक चला जाता है आसानी से। इसोफेगस के अंदर मसल्स होते हैं, ठीक है ना। वो मसल्स क्या करते हैं, ये ट्यूब मैं आपको बता के दे रही हूँ, इसमें ये ट्यूब, इनमें ऐसे मसल्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे मसल्स। ये मसल क्या करते हैं, जब ये खुराक चला जाते हैं बंद होके पुश करके खुराक को आगे आगे लेके जाता है और स्टमक तक पहुंचा देता है। स्टमक में एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन, माउथ में भी होगा, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो खुराक में अंदर जो बैक्टीरिया है उसको वो मार देते हैं, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस भी। उसके बाद खुराक चला जाता है स्टमक में। स्टमक में यहाँ पे बाइल मिलता है लेवर से, और साथ में पैंक्रियाज, 3 अदर एंजाइम्स ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को। अब माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में प्रोटीन की, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन तीनों की डाइजेशन ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्लड में शामिल होके बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन्स में आके यहाँ रेक्टम में रहता है, और फिर रेक्टम से कुछ टाइम के बाद हम एनएस के थ्रू रिमूव कर लेते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये दोबारा वही है कि इतना मीटर लॉन्ग है, लेकिन किस तरह है, कॉइल्ड है, गोल गोल स्प्रिंग की तरह है। अगर कॉइल नहीं होता तो
हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन नहीं, अल्लाह ने इसको पूरा, ये जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा कॉइल है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ स्टार्ट है। सिंपली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज क्विकली चीविंग द फूड इन स्मॉल पीसीज बिफोर इट इज़ स्वेलन। जो खुराक का निगलना है उससे पहले हम उसको चीव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से। ये 2 लाइन अंडरलाइन कर दे अपने के साथ। द फूड इज मिक्स विद स्लाइवा विच कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड एमाइलेज। ये अंडरलाइन करें। अब एमाइलेज स्टार्ट टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू फूड इनटू अ टाइप ऑफ सॉल्युबल शुगर कॉल्ड माल्टोज। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कहते हैं माल्टोज। अब माउथ से आराम से खुराक पास होगा नेक्स्ट ऑर्गन में। वो कौन सा है, चीविंग फूड जो है कहाँ जाएगा, इसोफेगस या गोलेट में, ठीक है ना। वहाँ पे वेव एक्शन, जैसे मैंने डायग्राम में बता दिया कि उस तरह की एक्शन होगा, तो वो नेक्स्ट ऑर्गन में पास होगा। नेक्स्ट ऑर्गन जो है दैट इज स्टमक। फूड स्टोर इन स्टमक, कितने टाइम के लिए स्टोर हो, ये पॉइंट अंडरलाइन कर दे कि स्टमक में वो तकरीबन फ्यू आवर जो है, वो 2 आवर भी हो सकते हैं, 4 आवर भी हो सकते हैं, उसमें वो रहता है। फिर स्टमक खुराक जो है कितना पकड़ता है कि स्टमक में इतनी गुंजाइश है कि वो 1.5 लीटर, जो पेप्सी का बोतल देख लेना उस पर लिखा होता है अक्सर 1.5 लीटर, तो उतना ही खुराक स्टमक जो है वो पकड़ सकता है। फिर उसके बाद ये खुराक जो है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाती हैं। और गैस्ट्रिक जूसेस क्या है, उसमें कौन सा मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, किल मोस्ट बैक्टीरिया इन द फूड। ये अंडरलाइन करें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस है, जो तेज़ाब है निकालता है मैदा, जो बैक्टीरिया को मार देता है। इसके बाद ये खुराक में एंजाइम है प्रोटेज, वो प्रोटीन के ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है ना। द फूड इज चन मीन, जिस तरह हम मिक्सचर में, ग्राइंडर में जूस वगैरह बनाते हैं, इसी तरह मैदे में ये खुराक जो है मिक्स होता जाता है, चंज होता जाता है बाय द हेल्प ऑफ ये एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कितने टाइम के लिए, 6 आवर्स के लिए। इसके बाद ये खुराक पास हो जाता है, स्क्विश दबा जाता है और निचोड़ने के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अबाउट 5 cm अ मिनट, 1 मिनट में 0.5 cm ये थोड़ा थोड़ा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 7 मीटर, और उसका डायमीटर कितना है, 3, ठीक है ना। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल निकलता है लिवर से। लिवर से क्या निकलता है, बाइल। बाइल क्या काम करता है, बाइल यहाँ पे जो लिवर से निकलता है अंडरलाइन कर दे, और गाल ब्लैडर में स्टोर होता है कि बाइल इज़ मेड बाय लिवर, कि लिवर में बनता है और स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। इसका काम क्या है, ब्रेक अप फैट्स, एम्प्लीफाइसिस या ब्रेक अप फैट्स, जो चर्बी है, जो खुराक में चर्बी है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। साथ में बाइल के साथ, लिवर के साथ नेक्स्ट ऑर्गन जो है पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाटिक जूसेस के साथ 3 अदर एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें से ये फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो सारे की सारे ब्रेक डाउन कंप्लीट हो जाती है। अब ये आपको शेप नज़र आ रहा है विलाई, जैसे मैंने उस दिन लेक्चर में कहा हुआ था कि विलाई क्या है, उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन है। अब ये देखो, ये इसको बहुत ज़्यादा जगह देती है और खुराक इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है आसानी से। आपको मैंने कहा हुआ था उसमें लफ्ज़ है कैपिलरीज, तो आपको ये ब्लू और ग्रीन कलर नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ इट्स शो कर रहे कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। अगर आप देख ले तो लिखा भी है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब ये सारा का सारा डाइजेशन प्रोसेस हो के खुराक स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो गई है। अब आप देख ले, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ हुआ है, प्रोटीन में प्रोटेज, और फैट जो है लिपेज। ये नहीं होगा कि स्टार्च जो है वो प्रोटेज से भी हो सकता है, लिपेज से नहीं। स्टार्च का अपना एंजाइम्स, प्रोटेज का अपना और फैट्स का अपना। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर में कन्वर्ट हुआ। प्रोटीन जो है वो प्रोटेज की मदद से अमीनो एसिड में, और फैट जो है लिपेज एंजाइम्स की मदद से फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हुआ है। जब बॉडी को ये स्टोर हो जाते हैं, जब बॉडी को एनर्जी चाहिए, ये वापस एक्टिव हो जाते हैं इन वो जो ग्लाइसरॉल जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब लास्ट वन जो आ जाता है इसमें है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। उसके बाद फिर रिमूवल आएगा। थर्ड वन पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन जो है
ये अंडरलाइन करें कि ऑल ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तमाम का तमाम एब्जॉर्प्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो किधर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये लिवर में। अब लिवर जो है वो फिर अपना काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए, ग्लूकोज इज़ नीड फॉर रिस्पायरेशन। अंडरलाइन करें कि ग्लूकोज किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पायरेशन। ठीक है, अब मुसलसल जो ग्लूकोज की सप्लाई हो रही है ब्लड में, वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन में। अगर सप्लाई हो रही है और वो बहुत ज़्यादा हो गई है तो लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन जो है दोबारा इसकी ब्रेक डाउन, जब बॉडी हम खुराक ना ले और हमें उस टाइम हम काम कर रहे हो, एनर्जी चाहिए और हमने खुराक ना लिया हो और बॉडी का ये स्टोर ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमें एनर्जी मिल जाती है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में। अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, हम काम नहीं करें, बस खा रहे जगह पे बैठ रहे हैं, उसको यूज़ नहीं करें, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में। अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन से होता है, लेकिन ये स्टोर नहीं होता क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई मुरम्मत या ग्रोथ चलता रहता है। बॉडी का कोई ना कोई पार्ट ऐसा होगा जिसमें रिपेयर होता है, जैसे नेल्स को ले ले, हेयर के ले ले, वहाँ ग्रोथ भी हो रही हो तो वो का, लेकिन अगर वो बच जाए, ज़्यादा हो जाए, अपनी मकदार से एक्सेसिव मीन ज़्यादा हो जाए, तो वो अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है यूरिया में, और यूरिया जो है पेशाब के ज़रिए से निकल जाते हैं। अब इसमें लास्ट वन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये अंडरलाइन करें कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर और मिनरल साल्ट जो है रिमूव हो जाता है अनडाइजेस्टिव फूड से। अनडाइजेस्टिव फूड जिसमें वाटर और मिनरल साल्ट मौजूद होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी जो है जो सेलुलोज जो हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर लेता वो भी उसमें से पास हो जाते हैं। सेलुलोज जो है बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी मदद से जो खुराक है, जो अनडाइजेस्टेड खुराक है, वो आराम से बॉडी से रिमूव हो सकता है। किसके ज़रिए से, रेक्टम की ज़रिए से। किस फॉर्म में, फीसिस। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से निकलता है उसको कहते हैं फीसिस। फीसिस में क्या होता है, जो डेड बैक्टीरिया होती है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए वो है यूज़फुल है, साइंटिस्ट उनका बिलीव है कि कुछ यूज़फुल विटामिन्स जो है वो बैक्टीरिया जो है वो मौजूद है इंटेस्टाइन्स में। कुछ एनिमल्स के इंटेस्टाइन में, जैसे काऊ के इंटेस्टाइन में, टर्माइट के इंटेस्टाइन्स में ये बैक्टीरिया है, ये उसकी हेल्प करती है सेलुलोज के ब्रेक डाउन में वहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा का सारा काम जो बॉडी करते हैं, अगर हम अपने खुराक लेते हुए ख्याल ना करें, एहतियात ना करें, तो साथ में जरासीम, जैसे अगर आप मॉर्निंग में उठ जाए, मस्किल दे जाए और आके कुछ देर गंदे हाथों से खाना खा ले, तो वो क्या है, इन्फेक्टेड हुए होते हैं, गंदे होते हैं, ख़राब भी होते हैं, या कोई ख़राब चीज़ हम खा लें, हमें लगता है लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं। ये अंडरलाइन करें कि जर्म जो है गेट डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन यू ईट इन्फेक्टेड, जो ख़राब खुराक हम खाते हैं उससे जाते हैं जर्म हमारे बॉडी में। इसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। अक्सर औकात होटल वगैरह जाके खाना खा लेते हो, जब आ जाते हो तो कहते हैं वॉमिटिंग, या शादी वगैरह में स्पेशली गर्मियों के मौसम में खाना खा लेते हो और आ जाते हो तो वॉमिटिंग हो जाती है और तबीयत ख़राब होती है, पेट का ख़राब होना। तो ये सारा का सारा इसके साथ प्रॉब्लम आ जाती हैं। वो किस वजह से, वो इन ख़राब खुराक की वजह से। वो ख़राब खुराक किस वजह से होता है वो आप बताएंगे। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर का साफ़ बना हुआ चीज़ हम खा लें। ठीक है, स्कूल भी वो घर का लंच लेके आए। नॉट वॉश द हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जो खुराक बनाने वाला बाहर का बंदा है, जो होटल वगैरह में, ये बेकरीज़ वगैरह में बना लेता है, तो उसके हाथ अगर गंदे हो, उसने वॉशरूम यूज़ किया और ना धोया हो, इसी तरह घर में भी अगर बेहतियाती करे तो इस तरह हो सकता है। तो ज़रूरी है कि वॉशरूम चले जाए और वहाँ से निकल के तो हाथ मत धोए। उसके बाद गंदा पानी पीना या गंदी जगह पे काम करना। बर्तन, यूटेंसिल मीन बर्तन का ख़ास ख्याल नहीं रखना। जैसे वो बाहर स्कूल के बाहर वाला होता है और एक ही बाल्टी में 10-12 प्लेट धो लेता है, उसी में वो एक प्लेट में बार बार कितने बच्चों को खाना देते, तो अक्सर गंदा होता है, वो बैक्टीरिया उसमें मौजूद बॉडी में चले जाते। लूजिंग हियरिंग, बाल के खुले होना, उससे गिर जाना। स्नीजिंग, छींक करना, तो छींक से भी बहुत ज़्यादा जो जर्म जो है वो फैलते और खुराक में चले जाते। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो हमें
बीमारी हो सकती है इन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो फर्स्ट है इनडाइजेशन, बदहजमी होना, ठीक है ना। बदहजमी किस वजह से होती है, ये अंडरलाइन का इनडाइजेशन यूजली काज बाई ईटिंग फूड टू क्विकली, कि जल्दी जल्दी से हम खा लें, हमें ये नहीं होता कि बस चबाने के लिए टाइम मिले, नॉट चीविंग इनफ, और हम आराम से बैठ के नहीं खाते, जैसे आपको हल्ला होता है जल्दी से जाके 1 2 3 बाइट लेके समोसा बस जल्दी से वो कर लेते, उसकी वजह से स्टमक जो है ये अंडरलाइन करते जाइए 2 लाइन्स के यहाँ तक इनफ, और फिर उसके बाद द स्टमक प्रोड्यूस एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूसेस विद रिजल्ट द स्टमक कंटेन अलॉट ऑफ एसिडिटी, जिसकी वजह से एसिडिटी तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अक्सर आप जब ब्लश करते हैं, डकार करते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे तेज़ाब, जैसे ऊपर जो है कोई चीज़ आ रही है ना, कड़ा तुरस सा लगता है, ठीक है ना। तो ये सारे ब्लचेस भी डकार करना, जो गैस का ऊपर आ जाना, ठीक है, ये ऊपर आ जाते हैं गुलट से, इसोफेगस से, उसके साथ इसको कहते हैं हार्ट बर्निंग। अक्सर हम कहते हैं दिल जल रहा है, लेकिन ये दिल नहीं है, ये स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है जो ऊपर इसोफेगस में आ जाता है। फिर अनडाइजेशन कैन बी क्योर बाय, उसकी हिफाजत हम कैसे करते हैं कि हम टैबलेट ले लेते हैं, और उस टैबलेट और पानी ऐसे लेते हैं जिसमें अल्कलाई मौजूद है। अल्कलाई कहते हैं सॉल्ट को, सॉल्ट जो है वो नमकियात को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है, बैलेंस कर देता है, उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर दे। अब जिस आदमी को ये हो, अ पर्सन हु कंटिन्यूसली टू मच एसिड इन स्टमक गेट एन अल्सर, ये अंडरलाइन कर दे, अगर मुसलसल वो बहुत ज़्यादा वो ख्याल ना करे और एसिडिटी बढ़ती जाए तो उसमें अल्सर, अल्सर क्या हो जाता है कि ये तेज़ाबियत इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये अंडरलाइन करे ये क्या है कि एसिडिटी स्टार्ट टू ईट इनटू द वॉल ऑफ द स्टमक, जब स्टमक का वॉल वो खाना स्टार्ट कर लेते हैं उससे वो ज़ख़म हो जाता है, बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। अल्सर जो है वो बड़े लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और इसके लिए इलाज हमने मस्ट करना होता है। स्पेशली पहले तो ये हम वो इनो पी लेते हैं, कोई कहते हैं पेप्सी पी ले, कोई कहते हैं कि मिल्क पी ले, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है डायरिया, डायरिया में आ जाते हैं वॉमिटिंग और दस्त, पेट का ख़राब हो जाना और के करना, वॉमिटिंग करना। इन्फेक्टेड फूड कैन बी वॉम, ये बॉडी से निकल जाता है वॉमिटिंग के ज़रिए से, या पेट ख़राब हो जाता है। डायरिया कैसे हो जाता है कि हमने जो ख़राब खुराक ली होती है उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो है वो ब्रीडिंग कर लेता है, और स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और निकाल देते हैं। अब डायरिया की वजह से इन्फेक्टिंग जो है तब स्टॉप हो जब पूरी वॉमिटिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ड्रिप लगा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, नहीं है तो हम कहते हैं कावा बना के दे, उसमें नमक डाल दे, चीनी डाल दे, पानी को गर्म कर देते हैं, ठीक है। इस डायरिया की वजह से जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, मिनरल साल्ट और वाइटामिन वो बॉडी से निकलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम इनो पीते हैं, सॉरी वो पीते हैं क्या है ORS, ठीक है ना। इसके लिए हम ORS पीते हैं, या घर में वो नमक पानी में डाल देते, चीनी और नींबू डाल दिए जाते हैं, वही पी ले ताकि हमारे बॉडी में जो मिनरल्स की कमी है और वाइटामिन की कमी है उसको पूरा किया जाए। डायरिया जो है बच्चों में बहुत सीरियस बीमारी, स्पेशली छोटे बच्चे जो 2 3 महीने 4 महीने के हो, अगर उसको यही बीमारियां हो जाएं, अगर उनके फीडर वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाए तो उसको भी इस तरह के जर्म अंदर चले जाते हैं, बैक्टीरिया, और ये डायरिया हो सकते हैं। उसकी वजह से जब उनमें डायरिया हो जाती है तो डिहाइड्रेशन मीन कि वो मुसलसल जब वॉमिटिंग करते हैं, पेट ख़राब होता है, तो पानी की कमी उसमें आ जाती है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा कर ले तो उनको जल्दी से डॉक्टर के पास 2 3 दफ़ा करने के बाद मस्ट उसको डॉक्टर के पास लेके जाए, ठीक है ना। हम तो बस घर में कहते ये करो वो करे, लेकिन नहीं। और इसके साथ साथ सफाई का एक्स्ट्रा हाइजीन, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वरना घर में मौजूद सारे लोग बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मीन कब्ज़, ठीक है। जो खुराक हम ले रहे हैं उसमें फ़ाइबर का इस्तेमाल ना हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हमें चाहिए फ़ाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हमें चाहिए कि वो हमने खुराक में मस्ट ले, ठीक है ना। ये हमारे फीसिस को आसानी से रेक्टम में ले जाने में मदद करते हैं। फीसिस जो है वो आसानी से पावरफुल मसल से निकलता है। कुछ लोगों के लेबोरेटरी में वॉशरूम जाने के टाइमिंग होते हैं, सम पीपल जो है वो 4 टाइम अ डे जाता है, कुछ जो है वंस जाता है, कुछ जो है एवरी 4 अ डे, कुछ 4 दिन बाद, कुछ जो है इनके दरमियान। तो उनको चाहिए कि यही रूटीन अप्लाई करें। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ जाए कि फीसेस उनके नहीं हो रहे,
अगर वो 4 टाइम जाता था, 4 टाइम गया नहीं हुए, ठीक है, या फिर 2 टाइम करता या उसी से वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, तो वो जाके ज़रा वॉशरूम चले जाए अपने टाइम पे, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप लोगों को पेशाब आ जाए उसको रोक ले, रोकना नहीं, क्योंकि रोकने के साथ साथ इसमें मौजूद जो वाटर्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से ये फीसिस जो है बहुत ज़्यादा थिक, हार्ड और ड्राई हो जाता है और बॉडी से निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। तो चाहिए कि ये उससे बचाए, जैसे आपको वॉशरूम की ज़रूरत हो उसी टाइम चली जाए। नहीं, आप लोग अक्सर कहते हैं, रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी कर लेंगे, और अभी अक्सर हम स्कूल में टीचर्स नहीं छोड़ते, फिर आप लोग कहते हैं ज़रूरत है, तो जब भी ज़रूरत पड़ जाए वॉशरूम चले जाए, वरना फिर ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि फ्रूट्स वेजिटेबल मस्ट हमारे खुराक में हो, ये ना हो कि सारे के सारे मीट वगैरह वो हम खाते जाएं। अब कॉन्स्टिपेशन जो है नॉट सीरियस एंड वरी, कुछ लोग उसको सीरियस और वरी नहीं लेते, लेकिन ये भी अगर ख्याल ना किया जाए तो ये भी ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है ना। इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, पानी ज़रूर पीना है। कितना पानी, 3 लीटर वाटर तो अ डे हमने मस्ट पीना है, ठीक है ना। हमने खुराक में फ्रूट्स वेजिटेबल मतलब फाइबर का होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमने मस्ट करनी होती है। कुछ लोग जो है डॉक्टर के पास चले जाते तो उसको दवाई देते हैं, मेडिसिन, लेक्सेव्स, ठीक है, लेक्सेव्स, लेक्सेव्स इसमें टी नहीं पड़ा जाता। लेक्सेव्स वो मेडिसिन है जो रेक्टम के ट्यून, मसल ट्यून को वो कर लेता है कि आराम से निकल जाए। वो ऐसे हो जाते हैं जो सख्त फीसिस उसको निकाल देते हैं, आसानी तो हो जाते हैं, लेकिन इससे ये रेक्टम के मसल्स लेज़ी हो जाते हैं, फिर वो बग़ैर इस मेडिसिन के काम नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम पानी पिए, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, ताकि कॉन्स्टिपेशन से हम बचाया जा सके अपने आप को। और हमें इन मेडिसिन्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए, खुद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुद ही टाइम पे जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको दोबारा करवा दिया है। सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन मैंने करवा दिए। होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने खुद करने, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है ना। डायग्राम का ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन और डायग्राम, ये सारा का सारा पूरा चैप्टर जिस तरह हम स्कूल में करते थे, टेस्ट लेते थे, अपने बड़े से कहें कि पहले हमसे शॉर्ट क्वेश्चन और होमवर्क का टेस्ट ले, फिर लॉन्ग क्वेश्चन में 2-2 करके दे फिर आपको, और फिर लास्ट में डायग्राम और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले। ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी जिस पॉइंट की समझ नहीं आए कमेंट्स के थ्रू हमें बता दें, मैं दोबारा करवा दूँगी। इंशाल्लाह कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 2